Very good evening, all the students. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. So all are future doctors of Himachal Pradesh. Yes, sir. Okay, so screen is visible to all of you. Yes, Yes, sir. Yes, sir. So today we will start with very first chapter of chemistry. All of you must have studied this chapter in your school. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So today you will all be answering my questions. This is in fact the most important chapter of chemistry, or you can say that this is fundamental of chemistry. जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, बिल्कुल उसी तरीके से केमिस्ट्री में ये चैप्टर है विच इज नोन एज स्टोइशियोमेट्री. or some basic concepts of chemistry. This chapter is in fact divided into two halves. We have to study mole concept as well as equivalent concept. Now, mole concept, this is a school part. This will be covering school exams, and equivalent concept is more important for competitive exams. So let's start with mole concept first of all. चलिए ये बताइए, मोल टर्म सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? What does the term mole denotes? Any one of you? Sir, 1 gram atoms. मोल टर्म सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? किसके बारे में बात हो रही है? देखिए, जैसे मैंने एक यूनिट आपको बोल दिया किलोग्राम्स, तो किलोग्राम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा? दैट वी आर टॉकिंग अबाउट Mass. वैसे ही मैंने एक यूनिट बोल दिया लीटर्स, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद वॉल्यूम. Volume. वैसे ही मैंने बोल दिया सेकेंड्स या आवर, Time. मिनट, Time. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम. Time. वैसे ही जैसे ही हमने मोल टर्म बोल दिया, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी ऑफ मैटर. So the term mole, this tells us about quantity. And quantity of matter, this can be expressed in terms of mass. Quantity can also be expressed in terms of number. And if gases are present, its quantity can also be dealt in terms of volume. चलिए फिर से एक बार सुनिए, मोल टर्म क्या चीज के बारे में बताएगा हमें? क्वांटिटी के बारे में. और क्वांटिटी को किस किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. Volume.
जैसे सपोज मैं आपसे बोल दूं कि एक क्लास में जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे स्टूडेंट्स को मिला करके, ये क्लास 11th की क्लास है, और इसमें सारे बच्चों का अगर हम मास मिला दें तो ये हो रहा है 500 किलोग्राम्स। द मास ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 500 किलोग्राम्स। तो अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में? 72. 72। सारे स्टूडेंट्स का मिला करके मास आ रहा है 500 किलोग्राम। तो इस क्लास में कितने बच्चे होंगे? क्लास 11th के एक बच्चे का एवरेज मास आप कितना मान सकते हैं? 50 kg. और यहाँ पर सबके मिला करके मास कितना आ रहा है? 500 किलोग्राम। 500 तो एक बार मास पता है अगर, तो हम अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता सकते हैं यहाँ पर। Yes, sir. yes sir वैसे ही नंबर के टर्म्स में तो हम बता ही सकते हैं कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं। और अगर ये स्टूडेंट्स गैसियस स्टेट में होते तो इनके क्वांटिटी को हम वॉल्यूम के टर्म में भी बता सकते। सो द टर्म मोल टेल्स अस अबाउट क्वांटिटी which can be expressed in terms of mass, in terms of number and in terms of volume. अब हम लोग बात कर लेंगे यहां पर 1 मोल। मीनिंग ऑफ द टर्म 1 मोल। सबसे पहला हम देख लें यहां पर इन टर्म्स ऑफ मास। मास के टर्म्स में अगर हम बात कर लें, then mass of 1 mole of any substance is known as molar mass. Molar mass. जहां भी मोलर टर्म लग जाएगा इसका मतलब ही होता है वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी मोलर मास। मोलर मास फॉर एटम्स इज ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मोलर मास फॉर एटम्स। वैसे मोलर मास फॉर मॉलिक्यूल्स इज gram molecular mass ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड। This will be molar mass for molecules. And similarly, molar mass for ionic compounds is known as gram formula mass. Gram formula mass, this is molar mass for ionic compounds. चलिए फिर से देखिए यहां पर mass of 1 mole of any substance, this is known as molar mass. Molar mass for atoms will be gram atomic mass. Molar mass for molecules, gram molecular mass. And molar mass for ionic compounds is gram formula mass. जैसे कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास ये होता है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम ये एक कार्बन एटम का मास नहीं है। ग्राम एटॉमिक मास इज मास एंड मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास होगा 12 ग्राम। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम एक मॉलिक्यूल ले लें तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये होता है 44 ग्राम। 44 gram So mass of 1 mole of carbon dioxide, this will be 44 gram. 44 gram. और वैसे ही अगर हम कोई आयनिक कंपाउंड ले लें जैसे सोडियम क्लोराइड, तो इसका कितना हो गया फॉर्मूला मास? सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का होता है 35, 58.5 ये हो गया 58.5 grams. So 58.5 grams, this is gram formula mass of sodium chloride और this is molar mass of sodium chloride.
और दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहां तक बात आ गई समझ में सबके? Yes, sir. Now see. Number of particles present in 1 mole. Number of particles present in 1 mole. This is equal to Avogadro's number. 23. Avogadro's number, this is largest constant. So number of particles present in 1 mole, this is equal to Avogadro's number. And volume occupied by 1 mole of gas. 22.4. 22.4 liters. Volume occupied by 1 mole of gas at STP. This is 22.4 liters. STP denotes standard temperature and Standard pressure. temperature and pressure. When temperature is 0 degrees centigrade and pressure is 1 atmosphere 1 bar. or 1 bar. 1 mole of gas will occupy 22.4 liters. चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहां पर ये मान लीजिए ये हमारे पास है एक मोबाइल है ये, और ये एक स्मार्टफोन है। इस मोबाइल का मास है 1 किलोग्राम्स और 1000 ग्राम्स। आपको बताना है इसका मोलर मास क्या होगा। What will be molar mass of this mobile? Yes, Tanisha. Tanisha would like to try. Akash, Kapil. Yes, any one of you? Sir, 1000 gram. फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एक मोबाइल का मास है 1000 ग्राम्स, तो हमें बताना है कि मोबाइल का मोलर मास क्या होगा। और इनफैक्ट अगर ये चीज आप समझ गए तो केमिस्ट्री में क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है या किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है ये आप समझ जाएंगे। बेसिक प्रॉब्लम कहां पर आती है, हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाते। 1000 ग्राम पर मोल। ये देखिए हमें निकालना क्या है, मोलर मास। और मैंने अभी जस्ट क्या बताया था, जहां भी ये मोलर टर्म लग जाता है इसका मतलब क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल। और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो 6.022। तो मोलर मास निकालना है मतलब 1 मोल का मास निकालना है और एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास निकालना है। अब एक मोबाइल का मास है 1000 ग्राम्स, तो 2 मोबाइल का कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 2। तो 1 मोल ऑफ मोबाइल का मास कितना होगा और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोबाइल का मास कितना होगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो हियर मोलर मास विल बी 1000 multiplied by Avogadro's number. Avogadro's number को Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं पर हम एक चीज क्या सीख गए कि जब भी एक सिंगल पार्टिकल का मास दिया है तो उसका मोलर मास कैसे निकालेंगे। मोलर मास, दिस विल बी मास ऑफ सिंगल पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय Avogadro's number. Molar mass
This will be equal to mass of a particle multiplied by Avogadro's number. So whenever mass of single particle is known, we can calculate its molar mass. और यहीं से अगर हमें निकालना है मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आ गया, यहीं से देखिए, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, दिस विल बी इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय Avogadro's number. So these two formulas are very important. जैसे मैं क्वेश्चन पूछ दूं आपको यहां पर, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, व्हाट विल बी mass of one atom of carbon तो बस यहाँ पे फॉर्मूला में रख दीजिए इसको, मास ऑफ carbon. This will be equal to molar mass of carbon divided by Avogadro number, and molar mass for carbon atom will be its gram atomic mass divided by Avogadro's number. 6.022 into 10 raised to power 23. बिल्कुल सही सर 6.022 into 10 raised to power 20. तो इसको तो हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये 2 ले सकते हैं, यहाँ पर आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 into 10 to the power minus 23 ग्राम्स। सबको आई बात समझ में? Yes, sir. ऐसे ही अगर मैं पूछ दूं आपसे, Yes. what will be mass of one molecule of carbon dioxide? So, Yes, 44 divided by फिर से बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसीड कर ले। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। Avogadro's number. 6.022, इसको अप्रोक्सीमेटली 6 ले लें, 44/6, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 7.3. So your answer will be 7.3 into 10 to the power minus 23 grams. ये दोनों क्वेश्चंस जो अभी हमने किया, दिस 2 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स। अब यहीं पर अगर हम एक प्रीवियस ईयर निट क्वेश्चन ले लें, स्कूल एग्जाम्स के क्वेश्चन और निट के क्वेश्चन, इसमें केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो अगर आप स्कूल के लिए भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपकी निट की तैयारी भी हो रही है। और एक बार चीजों को समझ के पढ़ने लगे तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और रट के पढ़ने लगे तो रट के जो भी पढ़ेंगे वो बहुत दिनों तक रिटेन नहीं होगा। तो पढ़ाई में मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8 आवर्स 10 आवर्स ये रोज हम पढ़ रहे हैं तो हम बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। हमें लेबर नहीं करना है, वी हैव टू डू स्मार्ट स्टडी। प्रेजेंटली जो टाइम है वो स्मार्ट स्टडी का है। और स्मार्ट स्टडी से मतलब क्या है हमारा, कि ये जानने से ज्यादा कि आपको क्या पढ़ना है, उससे
ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और कहां पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अभी से अगर हम देख ले तो अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए आपके पास 1 साल का समय है। अगले साल मई में नीट का एग्जाम होगा। 1 साल में क्यों बोल रहा हूं कि बीच में फिर से बहुत सारे स्कूल एग्जाम्स आएंगे, बोर्ड्स आएगा, प्री बोर्ड्स आएगा क्लास 12th में। तो ले दे करके 1 साल है आपके पास और इसमें आपको 11th के सारे चैप्टर्स करने हैं, साथ में 12th का भी सारा कुछ करना है। तो मैं यहां पर जो भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों से बस 2 ही चीज मैं एक्सपेक्ट करूंगा। थ्योरी के लिए बुक्स नहीं खोलना है, थ्योरी में जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको यहां पर दे दूंगा नोट्स में। तो कोई सा भी बुक का रिक्वायरमेंट नहीं होगा आपको फॉर थ्योरी पर्पस। बस जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है 2 काम आपको कर लेना है। आपको कर लेना है डायरेक्ट फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अब इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये जरूर हो जाना चाहिए एंड पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू से मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर नेट क्वेश्चन। तो सर, प्रीवियस, हाँ सर मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपके नोट्स मतलब अच्छे से तैयार करने हैं। बिल्कुल, नोट्स तैयार करने की भी जरूरत नहीं होगी आपको। बस आप क्लास में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से देखते जाइए, आपका नोट्स बनते जाएगा साथ साथ। थैंक यू सर। और यहाँ पर जो भी समझ में नहीं आया उसको पूछना है। डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डाउट्स पूछते वक्त ये नहीं सोचना है कि दूसरा बच्चा हंसेगा मेरे पे कि मैं कैसा बेवकूफ सा डाउट पूछ रहा हूं। तो ये सब चीजें बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी है, आपको अपने लिए पढ़ाई करनी है। तो कोई सा भी चैप्टर होता है इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर नेट क्वेश्चंस ये जरूर हो जाना चाहिए आपका। और जब तक ये दोनों काम सारे चैप्टर्स में ना हो जाए, सारे चैप्टर्स से मेरा मतलब है सारे 11 सारे 12, तब तक आप दूसरा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। अगर एक चैप्टर में ज्यादा टाइम डिवोट कर दिए इसका मतलब किसी ना किसी चैप्टर से आप कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं, तो वो काम नहीं करना है। नेट के लिए ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट और हर क्वेश्चन आपको +4 मार्क्स देगा। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन कर दिए तो उसमें ज्यादा मार्क्स आ जाएगा और दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे तो कम मार्क्स आएगा। सारे क्वेश्चंस इक्विवेलेंट हैं, इसीलिए सारे चैप्टर्स भी आपके लिए इक्विवेलेंट हैं। तो हर चैप्टर की पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करें। सबको आ गई बात समझ में? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. तो अब हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर से आगे बढ़ जाएं। कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। Number of moles, this is denoted by N. Number of moles का यूनिट क्या होना चाहिए? What should be unit of number of moles? ग्राम मोल म्यू। चलिए यहाँ पे डिफरेंट आंसर्स आने लगे। बस यही चीज मैं चाहता हूं कि पढ़ाई को आप लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं। सब्जेक्ट की पढ़ाई जहां आ गई, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जुओलॉजी हो, तो आपके दिमाग में एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम करने लगता है ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के अंदर में। अब जैसे मैं यूनिट पूछ दूं फॉर नंबर ऑफ मोल्स, तो चाहे बच्चा 11th में हो, 12th में हो या 12th पास भी स्टूडेंट्स हो, तो उसमें 90% बच्चे दिमाग लगाने लगेंगे क्या होना चाहिए यूनिट। मगर यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ दूं
कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तो यहां पर हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर है कि किसी के फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, किसी के फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, किसी के फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, किसी के फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे मेंबर्स बताते वक्त इनको ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि यूनिट क्या लगाएं, या मैं पूछ दूं कि आपके घर में नंबर ऑफ फैंस कितना है या नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, तब तो नहीं सोचेंगे कि ग्राम्स लगाना है या म्यू लगाना है या क्या लगाना है। मगर नंबर ऑफ मोल्स की बात आ गई क्योंकि एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पार्ट है, तो हम सोचने लगे। तो वही सब्जेक्ट को जो हम आम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जिस दिन उनसे रिलेट करना सीख गए तो आधा से ज्यादा काम तो हमारा वहीं खत्म हो जाता है। यहां पे बात हो रही है अबाउट नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर का कभी भी कोई यूनिट नहीं होता। नंबर सिंपली एक नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 2.5 होगा, 2.25 होगा, कोई एक नंबर होगा। नंबर विल हैव नो यूनिट। बात आ गई समझ में? कभी नहीं भूलेंगे आप। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहला हम देख लें, फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास। Number of moles in terms of mass, this is mass of the substance। ये सारे फॉर्मूलास आते कैसे हैं? ये आते हैं यूनिटरी मेथड पे, वो सब पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज मास ऑफ द सब्सटेंस इन एनी यूनिट डिवाइडेड बाय Number. molar mass in the same unit। नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज मास अपॉन मोलर मास। तो एक बार सब्सटेंस का मास पता है और मोलर मास पता है, देन वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। जैसे हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पे सपोज हमें दिया है कार्बन का 3 ग्राम्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, दिस विल बी गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, एंड मोलर मास फॉर एटम विल बी ग्राम एटॉमिक मास। ये आ गया 1/4 और 0.25। वैसे ही सपोज कार्बन डाइऑक्साइड ये दिया है 88 ग्राम्स। सो हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस विल बी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। Yes, Pallavi, you want to ask something? Pallavi, you raised your hand. कुछ पूछना चाह रहे हैं बच्चे आप? चलिए, कोई बात नहीं। 22। वैसे ही हम यहाँ पे लिख दें NH3। NH3 अमोनिया। सपोज इसका मास आपको दिया है 51 ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया का क्या होगा? NH3 का मोलर मास कितना होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 23. 40। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 3 के लिए हो गया 1 × 3 70। So number of moles here is given mass upon molar mass। ये आ गया 3। तो एक बार मास पता है और मोलर मास पता है, then we can calculate number of moles। Mole. चलिए क्वेश्चन का आंसर बताते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, calculate number of moles present in 45 gram of glucose। Glucose molecular formula is C6H12O6।
ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1, 180। ऑक्सीजन का होता है 16। ये कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 180। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो 0.25। बिल्कुल सही। ये हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास फॉर मॉलिक्यूल्स इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये आ गया 1/4 और 0.25। अब देखिए, ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया, यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि कोई एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा यहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एक बार मास पता है, मोलर मास पता है, देन वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब इस पर बेस्ड हमने एक ये पहला क्वेश्चन देखा। अब इस तरीके का क्वेश्चन ये आपको मिलेगा स्कूल एग्जाम्स में, दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अब एक दूसरे क्वेश्चन पर आ जाए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स present in a drop of water having volume 18 into 10 to the power minus 10 milliliters at 298 Kelvin. चलिए बोलिए कैसे करेंगे? सर 18 into 10 raised to power minus 10 divided by 22.4। इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। So we ये know बहुत- that in 1 mole we have बहुत बच्चे ये 22.4 मिस्टेक liter। करते हैं। ये 22.4 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ किसके लिए है बच्चे? Standard. That is only applicable for gas. गैस का मोल्स निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, PV is equal to nRT। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, तो गैस का वॉल्यूम हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं, और V is equal Yes, to sir। nRT by P। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लें, टेम्परेचर अगर हम ले लें 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, और प्रेशर ले लें 1 बार, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है 22.4। तो इसी बेसिस पर हम बोलते हैं दैट 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। तो 1 मोल किसी भी गैस का हम ले लेंगे एसटीपी कंडीशन पे, तो 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा। मगर क्या यही बात हम सॉलिड या लिक्विड के लिए भी बोल सकते हैं कि 1 मोल किसी सॉलिड का ले लें या किसी लिक्विड का ले लें तो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? No, sir. क्यों ऐसा? क्योंकि एक मान लीजिए एक पल्लवी है, साथ में एक एलिफेंट है, वैसे ही साथ में हम एक मान ले एक पेंसिल है, एक पेन है, एक मोबाइल है, सबका क्वांटिटी में एक ही ले रहा हूं, मगर क्या ये सब सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? No, sir. No, sir. सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, तो एक बार सॉलिड चेंज कर गया तो उसका वॉल्यूम भी चेंज कर जाएगा। वैसे ही लिक्विड्स आल्सो हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए कभी हम ऐसी बातें नहीं कर सकते कि 1 मोल का एक डिफाइंड वॉल्यूम होगा। ये सिर्फ हम किसके लिए बोल सकते हैं? जिसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, और डेफिनेट वॉल्यूम सिर्फ नहीं होता है गैस का। तो 22.4 वाला कॉन्सेप्ट जहां भी आएगा दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस। मगर यहां पर वाटर की बात हो रही है, और 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर किस स्टेट में होगा? लिक्विड। लिक्विड में।
अब यहाँ पर वाटर का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है और मोल्स निकालने का तो बस एक ही फॉर्मूला देखा ही हमने, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब मोलर मास तो वाटर का हमें पता है 18 ग्राम, 18। मगर मास निकालना है। अब एक बार वॉल्यूम अगर दिया है तो मास कैसे निकालेंगे बच्चों? तो डेंसिटी वाला रिलेशन। डेंसिटी से। वेरी गुड। तो एक बार अगर हमें वॉल्यूम पता है तो मास हम निकाल सकते हैं। मास इज प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी। वॉल्यूम यहां पर कितना दिया हुआ है वाटर का? 18 इंटू 10⁻⁻10 मिलीलीटर्स। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज 1 ग्राम पर 1 मिलीलीटर। ग्राम पर लीटर। तो मास यहां पर कितना आ गया? 18 इंटू 10⁻10 ग्राम्स। अब मास पता है और मोलर मास पता 18। है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर तो ऑफ 1 मोल्स, into 10⁻⁻, दिस इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास। यहाँ पर आंसर आ गया 10⁻⁻10। 10. क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? नो सर। No, sir. दिस इज प्रीवियस ईयर नेट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग बस एक फॉर्मूला देखें और उसी फॉर्मूला के बेसिस पर मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको। फॉर्मूला कौन सा देखा? मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब एक और क्वेश्चन पर आ जाइए। अब इस बार सबका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। द नंबर ऑफ मोल्स that will be present in 1 kg of electron. Mass of an electron is given to us 9.1 into 10⁻⁻31 kilograms. ये क्या दिया हुआ है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। 4 ऑप्शंस यहां पर प्रोवाइडेड है। फर्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 9.1 into 10⁻⁻31. Second 9.1 into 10⁻⁻31 divided by 6.022 into 10⁻23. Third 10⁸ by 9.1 into 6.022. And fourth 9.1 into 10⁻31. सर ऑप्शन ए। Option 1. Option A. राइट इन चैट बॉक्स में लिखिए। Okay. So most of the students are telling that first option or A option is correct. चलिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला देखा हमने? दिस इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। इन दोनों को हम सेपरेटली निकाल लें। सबसे पहले गिवन मास, कितने मास में? तो 1 kg। 1 kg। 1 kg. गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें दिया हुआ है
1 kg। दूसरा हमें क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ मोलर मास। इलेक्ट्रॉन। मोलर मास इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? So 9.1 into 10 raised to the power minus 31. ये क्या है? दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। मगर डिनोमिनेटर में हमें क्या लेना होता है यहाँ पर? मोलर मास। और जहां भी मोलर टर्म लगता है इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल। और 1 मोल का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ Avogadro number. एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मास होगा वही मोलर मास होगा। Yes, sir. अब एक पार्टिकल का मास दिया है तो मोलर मास निकालने का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सिंगल पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोलर मास इज मास ऑफ सिंगल पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और ये आ गया 9.1 इंटू 10⁻⁻8 to 6.022 kilograms. This is molar mass of electron. इस फॉर्मूला में रख दीजिए। Given mass of electron is 1 kilogram. Molar mass of electron 9.1 into 6.022 into 10⁻⁻8 kilograms. कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर? Option A. Option B. The option C. ऑप्शन सी। तो यहां पर आपने क्या देखा? दिस इज प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन। और अब आईआईटी और नेट में कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया है। जैसा क्वेश्चन आईआईटी में आता है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नेट में भी आता है। बस यहां पर हम मिस्टेक क्या कर सकते थे? हम मोलर मास की जगह पे ले सकते हैं मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मोलर मास की जगह पे मास ऑफ सिंगल पार्टिकल ले लेंगे। ये मिस्टेक हो सकता है। और जो हमसे मिस्टेक होगा वो एक ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर करने के लिए बस एक चीज का रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। अब 9th-10th की तरह नहीं पढ़ना है कि एनसीईआरटी बुक निकाल लिए और एक सुंदर सा हाइलाइटर ले लिए और उससे अच्छे से कलर कर रहे हैं। जितना अच्छे से कलर हुआ मतलब उतने अच्छे से हमने पढ़ाई कर लिया। वो काम बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे। खास करके जो मैं ये चैप्टर अभी पढ़ा रहा हूं इसमें थ्योरी की पढ़ाई भी कैसे होगी? क्वेश्चंस के थ्रू। और इनफैक्ट पूरा केमिस्ट्री या पूरे फिजिक्स की बात आप आगे चल के कर सकते हैं। वाइसे वर्सा नहीं करना है कि एक चैप्टर, एक बार अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है और रिवाइज कर लिया। बच्चों अपने आप को म्यूट रखिए आप लोग। Excuse me, sir. यस। Sir, can you repeat this question? ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दूं? Yes, sir. इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बच्चे? द नंबर ऑफ मोल्स दैट विल बी प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू अस। अब मास के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है 1 किलोग्राम। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोलर मास का मतलब भी हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर एक बार दिया है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये काम अगर हमने कर लिया तो मोलर मास आ गया इलेक्ट्रॉन का। अब इस फॉर्मूला में रख दिए, आंसर आ गया। Okay, sir.
चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला हमने देख लिया फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स। अब दूसरे फॉर्मूला पर आ जाएं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर। दिस इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स divided by Avogadro's number. तो एक बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर पता है, सिंपली डिवाइडिंग बाय Avogadro's नंबर वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ये हम लोगों ने देखा सेकेंड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स। जैसे सपोज हमें दिया है दैट वी हैव 6.022 into 10 to the power 25 molecules of carbon dioxide. तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। और ये आ गया 10 to the power 2 दैट इज 100। तो एक बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, सिंपली डिवाइडिंग बाय एवोगाड्रोस नंबर वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। वैसे ही अगर हमें दिया है that we have 6.022 into 10 to the power 24 atoms of carbon, तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कार्बन का कितना हो गया, बोलिए। So 10. 10, बिल्कुल सही। गिवन नंबर ऑफ एटम्स और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये आ गया 10। So once number of particles is known, dividing by Avogadro's number, we can calculate number of moles. अब यहीं से देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया यहां से, Number of moles into Avogadro number. number of moles into Avogadro's number. Number of particles this will be equal to number of moles multiplied by Avogadro's number. जैसे number of molecules, this will be equal to moles of the molecule multiplied by Avogadro's number. वैसे ही number of atoms, this will be equal to moles of atom multiplied by Avogadro's number. तो एक बार moles पता है, we can calculate number of particles. Number of molecules, this will be equal to moles of the molecule multiplied by Avogadro's number. अब एक बार मॉलिक्यूल पता है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, जैसे अभी यहां पर सपोज इस क्लास में 65 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। अब मैं अगर आपसे पूछ दूं यहां पर कि हमारे पास और एक बार 65 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना है स्टूडेंट्स के पास, बोलिए। 130. 65 multiplied by 2. हर स्टूडेंट के पास 2 ईयर्स है। ऑनलाइन क्लासेस का ये तो फायदा है ही कि टीचर किसी का ईयर तो बाहर निकाला नहीं। तो हर स्टूडेंट का 2 ईयर सलामत है। तो 65 स्टूडेंट अगर है तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 2 multiplied by 65।
वैसे ही अगर मैं आपसे पूछ देता यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ हेड्स, तो 65. 65 sir. 65, हर स्टूडेंट के पास एक एक हेड है। Yes, sir. Yes sir. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ हेड्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया, इस पे तो दिमाग गया नहीं आपका? क्या ये तो आपने सोचा नहीं कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है? बस तुरंत आपके दिमाग में फ्लैश कर गया कि हर बच्चे के पास 2-2 ईयर है, तो 65 बच्चे अगर हैं तो इसका मतलब आंसर हो गया 65 इंटू 2 दैट इज 130। वैसे ही नंबर ऑफ हेड्स आपसे पूछा गया तो फिर आपके आंखों के सामने आ गया कि हर स्टूडेंट के पास एक एक हेड है, तो 65 स्टूडेंट्स का मतलब 65 हेड्स होंगे। मगर यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ देता कि अगर आपके पास 50 मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या नंबर ऑफ एटम्स कितना है? तो अब आप सोचने लगेंगे कैसे निकालें, क्या करें। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब आपके सामने चीजें फ्लैश नहीं कर रही जैसा पहले करता था। और पहले केसेस में जैसे आपके सामने सब कुछ था, अब आपके सामने सब कुछ नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जब एक बार किताबें सामने नहीं है तो कभी नहीं सोचते। चलिए हम ले लें यहां पर, सपोज हमारे पास हैं 4 molecules of carbon dioxide. Now each molecule of carbon dioxide, this is made up of 1 carbon atom and 2 oxygen atom. Each molecule is made up of 1 carbon and 2 oxygen. और हर मॉलिक्यूल के पास कितने एटम्स हैं? 3। So 3 atoms. तो अगर 4 मॉलिक्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 12 Into 12. 12 तो जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल multiplied by number of molecules. Total number of atoms, this will be number of atoms in one molecule multiplied by number of molecules. वैसे ही अगर हम पूछ देते कि 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है? तो फिर से यहां पे देखिए, हर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है? एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का। एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। 6. एक ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 8। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। 8 इंटू 2 हो गया 16। So one molecule of carbon dioxide, this contains 22 electrons. तो हर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के पास 22 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। तो अगर 4 मॉलिक्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 22 multiplied by 4. That is 88। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज हो गया? देखिए यहां पर total number of electrons, this is equal to number of electrons Number of electrons in one molecule. in one molecule
into number of molecules. into number of molecules. Again, this will be very important both for school exams as well as competitive exams. अब जैसे यहां पर हमने एग्जाम्पल दिया था कि 65 स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, तो बिना फॉर्मूला सोचे हुए आपने आंसर बता दिया था 130। मगर फॉर्मूला अगर मैं पूछूं तो क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है? नंबर ऑफ ईयर इन वन स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। वैसे ही नंबर ऑफ हेड्स निकालना है तो नंबर ऑफ हेड्स इन वन स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक बार स्टूडेंट का नंबर अगर पता है तो स्टूडेंट्स के पास हेड कितने हैं, हैंड्स कितना है, लेग कितना है, ईयर्स कितना है, ये सब निकाल सकते हैं। वैसे ही एक बार मॉलिक्यूल का नंबर पता है तो मॉलिक्यूल के अंदर में जो जो चीजें होंगे, एटम्स कितना है, प्रोटॉन्स कितना है, इलेक्ट्रॉन्स कितना है, न्यूट्रॉन्स कितना है, सब निकाल सकते हैं। हर जगह पे फॉर्मूला सेम होगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वैसे ही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना हुआ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसे करके निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला देख ही लिया आपने, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट फर्स्ट total number of atoms in 4.25 gram of NH3। NH3 का मोलर मास ये होता है 17 ग्राम्स। दूसरा, total number of electrons present in 160 gram of methane। मीथेन का मोलर मास ये होता है 16 ग्राम्स। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग। पहले सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखना है। आ रहा है किसी का? Yes, sir. Yes, sir. So first का आ गया। फर्स्ट का आ गया, कितना आ गया बच्चे? So 72.25. 72.25. So 1.50 into 10 raised to power 20। चलिए सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाए। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल multiplied by number of molecules। अब इन दोनों को सेपरेटली निकाल लें। सबसे पहले हम निकाल लिए नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एवोगैड्रो।
नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक अमोनिया मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है? एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का। सो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, ये आ गया 4। दूसरा हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब एक बार मास अगर दिया है तो मास वाले फॉर्मूला से मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स, दिस इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। और ये आ गया यहां पर 1/4। अब यहां पे रख दीजिए इसको। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, ये आ गया 4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आ गया 1/4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सो योर आंसर इज एवोगैड्रोस नंबर। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. No, sir. Can you repeat it again? बस कुछ नहीं किया है हमने। क्या किया? टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला लिख ली। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इन दोनों को सेपरेटली निकाल के वैल्यूज रख देना है। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3, दिस इज 4। एक अमोनिया मॉलिक्यूल किसका बना है? एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का। सो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3, ये आ गया 4। दूसरा हम निकाल ले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब एक बार मास अगर दिया है तो मास वाले फॉर्मूला से मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। और ये आ गया 1/4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अब दोनों चीज जो चाहिए था हमें वो आ गया। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल 4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1/4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो यहां पर आंसर आ गया। समझ गए? यस सर। अब समझ गए तो अगला क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर निकालिए। फॉर्मूला में लिख, सबसे पहला काम क्या करना है? फॉर्मूला लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज इक्वल टू number of electrons in one molecule multiplied by number of molecules। अब इन दोनों को सेपरेटली निकाल के वैल्यूज रख दीजिए। मैं पूछते जाता हूं, बताते जाइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। Sir, 4. 5. कार्बन के पास कितना? 6। 4 हाइड्रोजन के पास कितना? 4। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, ये तो हो गया 10। दूसरा चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। Avogadro's number. 10। एक बार मास दिया है तो मास वाले फॉर्मूला से मोल्स निकाल लेंगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास। और ये आ गया 100 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। 100 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻25। बात आई समझ में? Yes, sir. All these are previous year questions. अब बताइए केमिस्ट्री सब्जेक्ट कैसा है? Easy है sir. आप कोई आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर हो तो उनसे पूछिएगा। जो ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं और जो 11th 12th कर चुके हैं, अगर उनसे आप पूछिएगा कि पूरे 11th 12th में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगता है केमिस्ट्री का, तो एक तो वो इसी चैप्टर का नाम लेंगे, स्टोइचियोमेट्री, और दूसरा नाम लेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। पूरे 11th पूरे 12th में इसको सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना गया है, मगर ये भी चैप्टर में कुछ नहीं है। तो जब सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ऐसा है तो सोचिए आगे केमिस्ट्री कैसा होगा।
तो 1 महीने सिर्फ आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ना तो आपको 11th में कोई परेशानी आने वाला है ना 12th में आने वाला है। सब्जेक्ट की एक बार समझ होने लगी तो आप खुद पढ़ने लगेंगे। तो मेरा तो बस टारगेट इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स डॉक्टर बन जाएं। मेघा, मुस्कान, जितने हैं ये, मनीत, सब डॉक्टर्स बने। और ऐसा मैं क्यों चाह रहा हूं कि अब बुढ़ापा आ रहा है तो मैं तो बीमार पड़ूंगा, तो मेरे जितने स्टूडेंट्स डॉक्टर होंगे और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में होंगे सब। अब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है तो मुझे बेड के लिए नहीं सोचना है, बस इनको फोन कर देंगे, ये तो अरेंज कर ही देंगे मेरे स्टूडेंट सारे। समझ रहे हैं? Yes, sir. चलिए बच्चे, तो बस अपने आप को अच्छे डॉक्टर समझिए और मानिए। सुबह सुबह जब अपना चेहरा आईने में देखिए तो यही सोचिए कि ये बच्चा आगे चल के एम्स में डॉक्टर बनने वाला है। और ये सोचते वक्त आपको हंसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद के ही चेहरे देख को हंसने लगेगा, अरे ये कैसे डॉक्टर बनेगा, ये तो कुछ पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं है, बेकार सा स्टूडेंट है ये। तो खुद को जब तक सीरियसली नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन खुद में विश्वास आ जाएगा कि मैं अच्छा करूंगा या अच्छा करूंगी, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। तो फाइट आपका दूसरे से नहीं है, खुद से ही है। क्लियर? Yes, sir. के बच्चों, तो आज हम लोग यहीं तक, मैं एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाता, आज यहीं तक पढ़ेंगे, अगली क्लास में आगे देखेंगे। थैंक यू सर। Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. यस सर। सर नोट्स आप हमें क्लास में प्रोवाइड करवाओगे या फिर ग्रुप में सेंड होंगे? ड्राइव पे अपलोड होता है बच्चे, नोट्स जितने भी पीडीएफ होंगे वो आपके ड्राइव पे अपलोडेड होंगे। Yes, sir. थैंक यू सर। ओके बच्चों।